बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम यूपीएस सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्रियल जोन में से वाटर पावर प्लांट्स में यूपीएस सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है, कौन से पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है और कौन कौन से सब सिस्टम और इक्विपमेंट को इससे फीड किया जाता है। इसमें से सबसे पहले अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई जो है, ये एक अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई है। हमारे पास हर प्रोजेक्ट में, हर इंडस्ट्री में, हर पावर प्लांट में से कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं कि इसमें अगर पावर इंटरप्शन आ जाए तो पूरे प्रोसेस को, पूरे ऑपरेशन को डिस्टर्ब करती है। इवन कि हमारे पास प्लांट भी ट्रिप हो जाता है। तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इन उन इक्विपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उन इक्विपमेंट को यूपीएस सिस्टम से फीड किया जाता है कि हमारे पास किसी भी चेंज ओवर के टाइम पे, किसी भी ट्रिपिंग के टाइम पे, किसी भी पावर इंटरप्शन के टाइम पे उन इक्विपमेंट की ऑपरेशन पे असर ना पड़े। तो उसी मकसद के लिए उन इक्विपमेंट्स को, उस सिस्टम को यूपीएस सिस्टम से फीड किया जाता है। दूसरी पर्पस इसकी बैकअप है। हमारे पास यूपीएस के साथ एक बैटरी बैंक अटैच होता है, जो यूपीएस सिस्टम से चार्ज भी हो जाती है। लेकिन जब हमारे पास मैन पावर चली जाती है, ब्लैकआउट होता है, शटडाउन होता है या ट्रिपिंग होती है, तो उसी टाइम पे बैटरी जो है वो डिस्चार्जिंग के लाइन पे आती है। ठीक है। और इन्वर्टर के थ्रू डीसी से एसी में कन्वर्ट होके वो लोड को फीड किया जाता है, जो यूपीएस के साथ रिलेटेड है। अभी ये जो बैटरी बैंक है, ये 10 to 15 हावर्स तक बैकअप देती है सिस्टम को। इसकी डिज़ाइन भी ऐसी होती है कि हमारे पास 10 to 15 हावर्स ये हमारे पास जो यूपीएस के साथ इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट से रिलेटेड होते हैं उसको कंटिन्यूली बैकअप देता रहे। ये सिस्टम पे भी रिक्वायर, प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे कि उसको कितना बैकअप चाहिए। दूसरी बैकअप जो है वो बाईपास लाइन का है। मैं लास्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि बाईपास लाइन क्या होता है और किस लिए यूज़ किया जाता है। तो बाईपास लाइन का भी है। अगर हमारे पास बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाए तो दूसरी साइड पे बाईपास लाइन जो है वो ऑपरेशन में आ जाती है। तो एक तरह का बैकअप हो वो भी हो गया। तो बैटरी भी बैकअप हो गई और बाईपास लाइन भी बैकअप हो गया, जो हमारे पास इमरजेंसी डीजल जनरेटर के स्विच गियर से फीड किया जाता है, बाईपास लाइन। इसके बाद रिडंडेंसी पर्पस जो है उसका, उसके लिए यूपीएस सिस्टम को यूज़ किया जाता है। हमारे पास यूपीएस ए साइट और यूपीएस बी साइड से इन सारे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स को फीड किया जाता है, जो जिसमें ना इंटरप्शन होनी चाहिए, ना शटडाउन होना चाहिए। जो जो भी सिनेरियो हो, ब्लॉकआउट के टाइम पे हो, ट्रिपिंग के टाइम पे हो, चेंज ओवर के टाइम पे, कोई भी सिनेरियो हो, तो उन इक्विपमेंट्स के ऑपरेशन पे असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। तो उन इक्विपमेंट्स को यूपीएस ए साइड से भी और बी साइड से भी फीड किया जाता है कि अगर हमारे पास यूपीएस के ए साइड जो है उसमें, यूपीएस के ए साइड में कोई इशू आ जाए, ठीक है, तो बी साइड जो है उससे रिडंडेंसी पावर के थ्रू उसको फीड किया जाता है। इस तरह हमारे पास अगर मैन पावर अप हो जाए तो बाईपास लाइन जो है उसकी के साइड से भी फीड किया जाता है। ठीक है। तो यूपीएस सिस्टम को एज अ रिडंडेंट सोर्स जो है उसको भी यूज़ किया जाता है, ताकि हमारे पास किसी भी टाइम पे कुछ भी हो जाए, हमारे पास बैकअप पावर जो है उन इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट के लिए मौजूद हो। वो बैटरी के थ्रू भी हो सकता है, बैटरी बैंक के थ्रू, वो बाईपास लाइन के थ्रू भी हो सकता है, और वो उसके रिटर्न पावर के थ्रू भी हो सकता है, जो ए साइड से और बी साइड दोनों से फीड किया जाता है। ठीक है। अभी कौन कौन से सिस्टम को यूपीएस से फीड किया जाता है, उसमें से पहले मास्टरिंग पैनल्स हैं। मास्टरिंग पैनल जो है वो डीसीएस
के साथ रिलेटेड है। डीसीएस इक्विपमेंट्स की कनेक्शन और ये सारे जो है फ्लो ट्रांसमीटर और लिमिट स्विचेस और फीडबैक के फीडबैक सिग्नल्स, सेट पॉइंट्स, ये सारे जो है इसकी टर्मिनेशन जो है मार्शलिंग पैनल के साथ रिलेटेड है। तो अगर हमारे पास मार्शलिंग पैनल शट डाउन हो जाए या मार्शलिंग पैनल में पावर इंटरप्शन आ जाए तो पूरा ऑपरेशन जो है, पूरा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि फीडबैक के सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएंगे, सेट पॉइंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, लो प्रेशर ट्रांसमीटर, लिमिट स्विचेस, ये सारे जो है उसकी ऑपरेशन मूवीज़, उनके फीडबैक वगैरह कुछ का पता नहीं चलेगा कि क्या सिनारियो है उसका। तो मार्शलिंग पैनल्स के लिए यूपीएस सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर प्रोजेक्ट में, हर इंडस्ट्री में मार्शलिंग पैनल को यूपीएस सिस्टम से फीड किया जाता है ताकि कुछ भी सिनारियो हो, शटडाउन हो, ब्लैकआउट हो, चेंज ओवर हो, ट्रिपिंग हो, किसी भी सिनारियो पे मार्शलिंग पैनल पे असर ना पड़े। इसके अलावा हमारे पास वाटर प्लांट, पावर प्लांट, ऑयल एंड गैस के प्लांट्स में से कुछ इम्पोर्टेंट एमओवीज होते हैं जो हमारे पास उसको हर टाइम पे ऑपरेशन में होना ज़रूरी है। चाहे कुछ भी हो, ब्लैकआउट हो, चेंज ओवर हो, पावर इंटरप्शन हो, कुछ भी हो, वो एमओवी जो है उसका पावर अप नहीं होना चाहिए। हमारे पास वो प्रेशर रिलीज एमओवीज भी हो सकते हैं, वाटर जेट डिस्चार्ज लाइन का एमओवी भी हो सकता है, ठीक है। और डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे कि कौन से डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि कौन से एमओवी जो है वो इम्पोर्टेंट है उस प्रोजेक्ट के लिहाज से, डिज़ाइन के लिहाज से, और कौन से वो यूपीएस से फीड करना चाह रहे हैं। तो इस तरह के एमओवी में अगर हमारे पास पावर इंटरप्शन आ जाए या हमारे पास पावर अप हो जाए तो ये सिस्टम को ट्रिप कर देता है, ठीक है। सपोज़ अगर इनलेट वाल है, ठीक है, उस पे अगर पावर इंटरप्शन आ जाए, एमओवी डिस्टर्ब हो जाती है पावर, तो प्लांट हमारे पास डायरेक्टली ट्रिप कर जाता है, ठीक है। तो इन सिनारियों में से हमारे पास कुछ एमओवीज़ जो है प्लांट में इम्पोर्टेंट एमओवीज़ होते हैं जिसको यूपीएस सिस्टम से फीड किया जाता है ताकि हमारे पास इंटरप्शन, पावर शटडाउन और ये चीज़ें जो है यूपीएस के थ्रू अवॉइड किया जाए। इसके बाद डीसीएस सिस्टम में जिसको जो एक प्रोजेक्ट का, एक पावर प्लांट का, वाटर प्लांट का, ऑयल एंड गैस के प्लांट का ब्रेन सिस्टम के तौर पे काम करता है। पूरा सिस्टम जो है वो डीसीएस सिस्टम से, पूरे ऑपरेशन को डीसीएस सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। सर्वर सिस्टम जो है पूरा डीसीएस सिस्टम के साथ रिलेटेड होता है। तो अगर हमारे पास डीसीएस सिस्टम में इंटरप्शन आ जाए या पावर ऑफ हो जाए, ठीक है, ब्लैकआउट के टाइम पे, चेंज ओवर के टाइम पे, तो डीसीएस के सारे कंप्यूटर ऑफ हो जाएंगे, कंट्रोल सिस्टम पूरा ब्लॉक हो जाएगा, फिर कुछ भी ऑपरेट नहीं कर सकती, यू कैन डू नथिंग एट दैट टाइम। तो इन सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए हर टाइम पे ऑपरेशन में, ताकि ये नॉर्मल रहे, उसको यूपीएस सिस्टम से फीड किया जाता है। इस तरह कुछ प्रेशर ट्रांसमीटर्स भी है, कुछ लेवल स्विचेस भी है जो हमारे पास, जिसमें पावर इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पे या प्रोसेस के टाइम पे या प्लांट को री ऑपरेशन में डालने के टाइम पे प्रेशर स्विचेस का ऑपरेशन में होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह लेवल स्विचेस को भी ऑपरेशन में होना ज़रूरी है। प्लांट शटडाउन हो या ना हो, प्लांट जो है मेन ब्लॉकआउट हो या ना हो, ठीक है, उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास ये जो इक्विपमेंट है, प्रेशर ट्रांसमीटर, लेवल स्विचेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह हर प्रोजेक्ट में कुछ प्रेशर ट्रांसमीटर और लेवल स्विचेस जो है उसका ऑपरेशन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन प्रेशर ट्रांसमीटर को और लेवल स्विचेस को यूपीएस सिस्टम से फीड किया जाता है। इस तरह इमरजेंसी लाइटिंग जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि अगर ब्लॉकआउट हो जाए या ट्रिपिंग हो जाए या प्लांट शट डाउन हो जाए
उसी टाइम पे इलेक्ट्रिकल जोन में से, डीसीएस रूम में से और प्लांट में से लाइटिंग सिस्टम होनी चाहिए। तो कुछ सिस्टम जो है लाइटिंग का, उसको यूपीएस सिस्टम से फिट किया जाता है ताकि हमारे पास लाइटिंग जो है वो पावर प्लांट में बराबर रहे। अभी यूपीएस के जो एचएमआई है उसके सिंगल लाइन डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसा है। इधर अगर आप देखें तो हमारे पास मेन इनकमिंग लाइन जो है Q3 ब्रेकर के थ्रू फीड करता है रेक्टिफायर। ये जो सिंबल है ये रेक्टिफायर का सिंबल। इसके बाद एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमारे पास बैटरी चार्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इधर इस रेक्टिफायर का मकसद इस बैटरी को चार्ज करने के लिए है, ठीक है। और दूसरा जो बैकअप लाइन है हमारे पास बैटरी है, इस ये जो है ये बैटरी बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी टॉप वाला Q31 जो है ये बाईपास लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इधर हमारे पास अगर सपोज Q3 ऑफ हो जाए, ठीक है, तो विदाउट फ्लक्चुएशन जो है बैटरी डिस्चार्जिंग शुरू करती है और इन्वर्टर को सप्लाई देता है। इस डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट करके एक स्टैटिक स्विच के थ्रू लोड की तरफ भेजता है, ठीक है। अब इस सिस्टम को फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए ये जो स्टैटिक स्विच है ना, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है इधर। तो मेन जो जो इंटरप्शन को सिस्टम को इंटरप्शन से अवॉइड करता है वो हमारे पास ये स्टैटिक स्विच है, ठीक है। अभी ये जो बैटरी है ये हमारे पास 10 to 15 हावर्स बैकअप देती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये लाइन शट डाउन हो जाए तो बैटरी लाइन में आ जाती है और डिस्चार्जिंग शुरू करती है। जब इसकी वोल्टेज मिनिमम वोल्टेज की लेवल जो है एचएमआई कंट्रोलर जो है वो बैटरी की डिस्चार्जिंग का मिनिमम वोल्टेज लेवल इन सेंस करता है। तो उसके बाद कंट्रोलर जो है पावर सप्लाई को स्विच करता है बाईपास लाइन पे। तो ये वाला जो स्टैटिक स्विच है ये ऑपरेशन में आ जाता है और ये वाला स्टैटिक स्विच जो है ये ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसी सिनारियो में हमारे पास फिर बाईपास लाइन से इसको फीड किया जाता है और ये वाला जो लाइन है ये मेंटेनेंस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये वाला। अभी इस सिंगल लाइन डायग्राम में हमारे पास यूपीएस पैनल के अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज़ हो गए, जो मेजरमेंट इक्विपमेंट्स यूज़ हो गए, अ, अम, जो इंडक्टर यूज़ हो गए, उसका अभी इस सिंगल लाइन डायग्राम में इंडिकेट नहीं है, ठीक है। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम चलते हैं यूपीएस के सिंगल लाइन डायग्राम की तरफ। अभी जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है ये हमारे पास यूपीएस का सिंगल लाइन डायग्राम है। इसमें मेन जो फीडिंग लाइन है वो हमारे पास Q3 की तरह के थ्रू जो है वो हमारे पास ये वाला है, ठीक है। और ये वाला जो सिंबल है ये बैटरी बैंक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो लाइन है ये हमारे पास बाईपास लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इधर आप देखोगे तो इनकमिंग लाइन पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, जो हमारे पास रेक्टिफायर को फीड करता है। फिर रेक्टिफायर से निकल के एक ब्रेकर के थ्रू आके बैटरी बैंक का ब्रेकर लगा हुआ है, फिर इसके बाद जो है बैटरी को फीड कर रहा है। इधर फिर दूसरा एक ब्रेकर लगा हुआ है, फिर इन्वर्टर की तरफ जा रहे हैं, फिर दोबारा एक अभी इस इन्वर्टर के बाद एक इंडक्टर लगा हुआ है। एक्चुअली इस इंडक्टर का मकसद जो है वो फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करना है, ठीक है। जो हार्मोनिक्स रिडक्शन है ना उसके लिए यूज़ किया जाता है। हमारे पास अगर वोल्टेज में नॉइस या कोई हार्मोनिक्स ऐड होती है, ठीक है, या एयर से कोई फ्लक्चुएशन आता है, तो इस फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करने के लिए या हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए इस इंडक्टर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। यूज़ किया जाता है, फिर इसके बाद स्टैटिक स्विच और फिर हमारे पास मेन लाइन को फिट किया जाता है।
इस तरह बाईपास लाइन जो है वो Q31 के थ्रू फीड होकर ट्रांसफार्मर को जा रहा है, ठीक है, और ट्रांसफार्मर से फिर हमारे पास स्टैटिक स्विच के पास आता है। तो जब भी हमारे पास मेन लाइन शट डाउन होती है, ठीक है, या बैटरी डिस्चार्ज होती है या बैटरी लाइन में नहीं होती, तो ये वाला जो स्टैटिक स्विच है ये डायरेक्टली ऑपरेशन शुरू करता है, और ये वाला जो स्टैटिक स्विच है ये ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद लाइन कंप्लीट करता है। इधर हमारे पास थोड़ी सी बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। इसको बाद में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा सेपरेट वीडियो में। लेकिन इधर हमारे पास बैटरी की जो वोल्टेज है नॉमिनल वो 1.42 है, ठीक है। और अगर आप इधर देखोगे तो हमको इधर डीसी वोल्टेज जो है 370 दिखा रहा है, ठीक है, बैटरी का। तो अगर एक सेल की वोल्टेज हमारे पास 1.42 है तो हम 370 वोल्टेज कैसे लेंगे? तो उसी पर्पस के लिए हमारे पास बैटरी के सेल को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1.42 प्लस 1.42 इस तरह हमारे पास अगर 260 बैटरीज को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करें तो हमारे पास 370 वोल्ट डीसी हमको रिसीव होता है। और ये साइड पे बैटरी बैंक में इस तरह ही कनेक्ट होता है, यानी सीरीज में 260 बैटरीज कनेक्ट होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये हमारे पास जो ग्रीन लाइन आप लोगों को दिख रहा है डिस्प्ले, ये मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, इनपुट वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए, डीसी वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, डीसी करंट मेजरमेंट के लिए, बैटरी के करंट मेजरमेंट के लिए। इस तरह इधर जो डीसी वोल्टेज है उसकी मेजरमेंट के लिए, एसी वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, और फिर आउटपुट पे जो वोल्टेज जा रही है इसकी मेजरमेंट के लिए, स्टैटिक स्विच की कंट्रोल के लिए। मेरे ख़्याल में आज के वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।